नमस्कार। आप देख रहे हैं सच्ची मुठभेड़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सच्ची मुठभेड़ में आज हम आपके लिए लाए हैं भूप सिंह रंजन के काव्य संग्रह गांव को गांव रहने दो की समीक्षा। समीक्षक है वरिष्ठ साहित्यकार सुदर्शन वशिष्ठ। भूप सिंह रंजन का जन्म शिमला जिला के गांव डिसवाणी रोहड़ू में हुआ। इन्हें बचपन से ही साहित्य में लगाव रहा है। भूप सिंह रंजन ने एलएलबी के साथ एमए हिंदी किया और आजकल वे हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। आपको साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा शिमला में आयोजित उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में सहभागी बनाया गया। हिमाचल भाषा कला एवं संस्कृति के पूर्व सदस्य रहे भूप सिंह रंजन को विभिन्न सम्मानों और अलंकारों से सुशोभित किया गया है। आपकी पुरस्कृत पहाड़ी कहानी कर्ज काफी चर्चित रही है। महासुई भाषा में लिखी इनकी कहानी बूढ़ी दादी की नई सोच को साहित्य अकादमी दिल्ली ने अपने संकलन में समाहित कर हिंदी तथा अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया है। गांव को गांव रहने दो आपका पहला काव्य संग्रह है। तो लीजिए प्रस्तुत है भूप सिंह रंजन के काव्य संग्रह गांव को गांव रहने दो की समीक्षा। समीक्षक हैं वरिष्ठ साहित्यकार और समीक्षक सुदर्शन वशिष्ठ। सच्ची मुठभेड़ के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर आप सबका स्वागत है। आज आपके सामने एक काव्य संकलन पर चर्चा की जाएगी। इस संकलन का शीर्षक है गांव को गांव रहने दो। गांव को गांव रहने दो संकलन के कवि हैं भूप सिंह रंजन। भूप सिंह रंजन शिमला के रोहड़ू के निवासी हैं, जो शिमला में उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं। रंजन जी बहुत लंबे समय से कविताएं लिखते रहे हैं। पहले इन्होंने बहुत सी कविताएं पहाड़ी में भी लिखी, जो इनकी स्थानीय भाषा है। उसके साथ साथ हिंदी में भी काफ़ी कविताएं लिखी, लेकिन उनका पुस्तक रूप में ये पहला संकलन आया है, जिसका प्रकाशन किताबगंज प्रकाशन गंगापुर सिटी राजस्थान से हुआ है। इस संकलन में इनकी लगभग 70 कविताएं शामिल हैं। कवि ने अपने आमुख में लिखा है, मुझे विशालकाय साहित्य समुद्र से प्रेम हुआ। इसमें नहाने एवं गोते लगाने का शौक भी संकोचवश किनारे पर के छालों में सहमे सहमे नहाना शुरू किया है। यानी इनका कहने का मकसद यही है कि बहुत समय के बाद इनका पहला काव्य संकलन आ पाया है। प्रस्तावना में उन्होंने अपने क्षेत्र के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ की वनस्पति का स्मरण किया है, जो इनके अपनी जमीन के प्रति अतीब मोह को दर्शाता है। शायद इसीलिए इनकी कविता में लोकल मुहावरा जाने अनजाने आ जाता है, जो भाषा को और काव्य दोनों को समृद्ध करता है। इनकी कविता में गांव के प्रति अनुराग, वहाँ के वातावरण के प्रति आसक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य, ठेठ ग्राम्य जीवन, गांव में आपसी संबंधों का चित्रण सहज ही दृष्टिगोचर हो जाता है। घर गांव, ढोर डंगर, दूध मक्खन, सब्जी भाजी, ककड़ी धनिया, छाछ रोटी, दाल भात आदि अनेकों बिंब हैं, जो कविता के माध्यम से ठेठ गांव देहात के दर्शन हमें करवाते हैं। झूरी लावण के गीतों से लेकर इनकी कविताएं लिंगड़, कुल्थ, पौधा के ठेठ देहाती स्वाद से भी वाकिफ करवाती हैं। सूरज, बादल, देवदार, बर्फ और खेत खलिहानों से होती हुई कविता सहज सरल ग्राम्य रिश्तों पर आकर रुक जाती है। संकलन की बहुत सी कविताएं माँ पर केंद्रित हैं। पहली
समर्पण कविता में ही माँ को स्मरण किया गया है, जो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। जगत निस्सार लगता माँ तब से, जब से तुम अदृश्य हुई। जगत निस्सार लगता माँ तब से, जब से तुम अदृश्य हुई। पिता ने तेरे पाले छोड़ा, तुम बिना बताए कहाँ गई। तुम जेठ तापती रही, न सावन जिया कभी भी नीवर में। कांटे डांटे तल से कुचले, पुष्प दिए मेरे जीवन में। सकरण की पहली कविता, जिसे शीर्षक कविता कह सकते हैं, गाँव ने आवाज़ दी नाम से है। उसमें भी कवि कहता है, गाँव ने आवाज़ दी माँ मैं आ गया यहाँ। गाँव ने आवाज़ दी माँ मैं आ गया यहाँ। उधर मैं बरामदा देखूं, तुम झाड़ू लगाती। कब से खड़ा माँ यहाँ, तुम साड़ी को जाती। मुट्ठी भर धनिया हरा ककड़ी साथ लाई। तुम्हें याद है शायद मैंने ये पिछले साल खाई। माँ कहने को तो छोटा सा शब्द है, लेकिन उसका रिश्ता बहुत बड़ा है, जिसका उल्लेख कवि ने इस प्रकार किया है। शब्दों में सबसे छोटा, रिश्तों में सबसे बड़ा शब्द माँ। शब्दों में सबसे छोटा, रिश्तों में सबसे बड़ा शब्द माँ। श्वास सा सहज एक शब्द माँ। कवि के शब्दों में, माँ ही है एक जो दुनिया भर में सभी के लिए है एक सी। माँ ही है एक जो दुनिया भर में सभी के लिए है एक सी। तापती जेठ की तपिश, तवा बन पीठ पर रोटियां सेकती। माँ के होने से सारी भूख जैसे कील दी जाती है, इसका कवि ने वर्णन किया है। माँ कैसे क्षण भर में अरसे की भूख कील दी। कवि की नज़रों में माँ हर पीड़ा को हरण करने वाली है। माँ है तो बस हर पीड़ा का अंत है। माँ है तो बस हर पीड़ा का अंत है। कवि हमेशा नॉस्टैल्जिया से भी त्रस्त रहता है, जिससे अतीत में घर गांव बार बार उसके सामने नजर आते हैं। गांव का शीत पाला, धूप जाड़ा अपने शुद्ध रूप में प्रभावित करता है। इन प्राकृतिक सौगातों से कोई बचने का ज़्यादा उपक्रम नहीं करता। इसी तरह गांव के रिश्ते भी शुद्ध और सादे स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। गांव में लगे प्याऊ आज भी पथिकों की प्यास बुझाते हैं। घड़ा माटी का पिलाता जीवन रक्षक पानी, आखिरी बूंद तक फूटने से पहले। घड़ा माटी का पिलाता जीवन रक्षक पानी, आखिरी बूंद तक फूटने से पहले। आज के युग में जो समय के प्रभाववश बदलाव हुआ है बहुत तेजी से, कवि उसके प्रति बहुत चिंतित दिखलाई पड़ता है। बाजारवाद के बढ़ते प्रभाव, आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ ने गांवों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इस तथाकथित आधुनिकीकरण और विकास से पुराने काटकोनी शैली के घर, देव परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, भाषा, वेशभूषा, समाज की रीतियाँ निरंतर बदलती जा रही हैं, जिसकी चिंता प्रत्येक बुद्धिजीवी को बनी रहती है। आस्थाएं और मान्यताएं भी धीरे धीरे छिन्न भिन्न होती जा रही हैं, जो सादे और स्वच्छ ग्रामीण जनजीवन को आज चोट पहुंचा रही हैं। इस सब से त्रस्त कवि अपनी कविता के माध्यम से सरल और सहज जीवन जीने का संकेत तो करता है, मगर गांव में जो इस आधुनिकीकरण से प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ा है, उससे बचा नहीं जा सकता। आज नारी जो असुरक्षित हुई है, दहेज जैसी कृतियाँ मुंह बाए खड़ी हैं, महंगाई की मार है, युद्ध की आशंकाएं हैं, कोरोना जैसे वायरस का भय है, इस सब की ओर भी कवि ने इशारा किया है। इस संकट काल का कवि ने इन दो पंक्तियों में वर्णन किया है। चारों ओर फैली सनसनी, क्यों सब पर सवार शनि। चारों ओर फैली सनसनी, क्यों सब पर सवार शनि। विकास के दौर को रोका नहीं जा सकता। एक और विकास है,
तो दूसरी ओर विघटन भी है। विकास और परिवर्तन दोनों क्योंकि साथ साथ चलते हैं, लेकिन विकास का सबसे ज़्यादा प्रभाव या दुष्प्रभाव संस्कृति पर ही पड़ता है, और संस्कृति की चिंता सर्वाधिक साहित्यकार को ही रहती है। कवि, कहानीकार या लेखक अपनी इस चिंता को अपने रचनाओं के माध्यम से प्रकट करता है। तथापि गाँव ही हैं जहाँ खेत खलिहानों में गेहूँ, धान, मकई के ढेर हैं, जहाँ देवदार धरती को थामे रहते बैठे हैं, जहाँ त्योहारों पर पकवान खाए जाते हैं, जगह जगह मेले लगते हैं, जहाँ लोग निश्चल भाव से एक दूसरे को मिलते हैं, जहाँ तीतर बटेर निडर होकर गाते हैं। आज जबकि कविता उलझन भरी पहेली सी बन गई है, ऐसे में भूपरंजन की कविता सादगी भरी निश्चल कविता है। इनकी कविता का अपना विधान है, अपना शब्द शास्त्र है। ग्राम्य बाला के सौंदर्य की तरह यह कविता सीधी सादी लगती है, मगर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से न केवल ग्राम्य संस्कृति पर या न केवल माँ पर ही बात की है, बल्कि आज के चुनाव, स्वाधीनता आंदोलन आदि पर भी कविताएं लिखी हैं। चुनाव के मौसम पर कवि ने कहा है, अब के चुनावों में शायद भूख नहीं बिक रही, अब के चुनावों में शायद भूख नहीं बिक रही। इसी तरह स्वाधीनता सेनानियों की कुर्बानियों पर कवि का कथन है, आसान नहीं होता शेखर भगत सिंह सुखदेव की सी मौत चुनना, आसान नहीं होता शेखर भगत सिंह सुखदेव की सी मौत चुनना। मजदूर पर उन्होंने बहुत सुंदर परिभाषा दी है, जब तक धरती पर काम रहेगा मजदूर का तब तक नाम रहेगा, जब तक धरती पर काम रहेगा मजदूर का तब तक नाम रहेगा। गांव में मकई, जौ, बाजरे को खाकर नगाड़े ढोल की थाप पर भी नींद आ जाती है। इस सपने को देखते हुए कवि ने अपनी अंतिम कविता को गांव को गांव रहने दो शीर्षक से है में कहा है, तुम्हें बड़बड़ाते रहोगे क्या, तुम्हें बड़बड़ाते रहोगे क्या, सिले होठों को भी कुछ कहने दो, बाजारों भूख के भूखे हो गए शहर रंजन, गांव को गांव रहने दो। रंजन जी की कविताएं संस्कृति और संस्कारों की चिंता में डूबी हुई हैं। कवि ने हर पल पुरातन धरोहर को याद किया है। वन वनस्पति से लेकर प्राकृतिक ग्राम्य आहार तक को कविता में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वह उसी पुरातन गांव में रमा रहना चाहता है जो पहले हुआ करता था। देव आस्था के साथ परंपरागत वाद्यों की गूंज को सुनता हुआ गंगी, झूरी और विवाह गीतों के मध्य लींगड़, कौदा, कशमल का स्वाद लेना चाहता है। इस तरह रंजन की कविताएं हमें उस ग्राम्य परिवेश में सीधे ले जाती हैं जो आज बिगड़ रहा है या बदल रहा है, और जिसकी चिंता बुद्धिजीवियों को भी है, साहित्यकारों को भी है, मगर जो आधुनिकता की दौड़ लगी हुई है आज, उससे जो हमारे इस ग्राम्य परिवेश को एक हानि पहुंच रही है, उसको हटाना या उसे रोकना बहुत कठिन है। मगर इनकी कविताएं हमें बहुत आश्वस्त कराती हैं। जो एक सीधी सादी ग्राम्य जो एक नदी बहती है, ये एक झरना बहता है, उसकी तरह हमें शांत भी करती हैं और साथ ही साथ मन को उद्वेलित भी करती है। इसके लिए ये साधुवाद के पात्र है। धन्यवाद।